Hello बच्चों, welcome to our chemistry class. In today's class we'll be beginning the second part of chemistry, that is inorganic chemistry. ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने फिज़िकल केमिस्ट्री को ख़त्म कर दिया था आफ्टर वी हैड स्टडी दी चैप्टर नंबर 5 टाइटल्ड एज सरफेस केमिस्ट्री। तो वो हमने पढ़ लिया था और आज हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। एंड लेट मी टेल यू कि ड्यू टू द चेंजेस इन द सिलेबस योर चैप्टर नंबर 6 दैट वाज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सो याद रखना कि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ना है। हम सीधा चलेंगे चैप्टर नंबर 7 पर, दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि चैप्टर नंबर 6 आपका डिलीट हो गया है सिलेबस से, तो आपको वो नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 ऑफ NCERT टाइटल्ड एज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो आज हम इस नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और इसी के साथ हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू हो जाती है। सो जैसा कि मैंने आपको क्लास 11th में बताया था कि बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है डिस्पाइट ऑफ टीचर। देखो टीचर क्या करेगा, आपको चीज़ों को एक ईजी मैनर में समझा देगा, आपको ये बता देगा कि बच्चों इस टॉपिक में से ये इम्पॉर्टेंट है, ओके, बट वहाँ पर आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, ओके, यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ याद ही करना होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप समझ के भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज़ लाइक आयनेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक रेडियस, तो वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। दिस आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन वी हैड स्टडीड द फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ दिस पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड DS ब्लॉक। सो कॉन्सेप्ट आपने याद नहीं करने, आपने जो याद करना है बेसिकली वो रिएक्शंस याद करनी होती हैं इसके अंदर, सिर्फ रिएक्शंस और कुछ डायग्राम्स वगैरह, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट की एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, बस आपने वो समझनी है, उसको माइंड में रखना है। फिर कोई भी क्वेश्चन आए कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी नहीं है, वो सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। सो आइए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो बच्चों पी ब्लॉक के अंदर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कितने इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, ओके, द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पी ब्लॉक। तो आपका आंसर होगा फ्रॉम 13 to 18 ग्रुप्स। 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हम इसको पी ब्लॉक ही क्यों बोलते हैं। तो आपका इसके लिए जवाब ये होगा कि सर पी ब्लॉक बोलने के पीछे का रीज़न है कि जो भी एलिमेंट्स हम ये पढ़ रहे हैं फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, इन सब का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक पी ऑर्बिटल के अंदर आता है, इसलिए हम उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर रखते हैं। तभी हमारे पास यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ 6 ग्रुप्स पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। 6 ही क्यों आते हैं, क्योंकि देखो पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, ये 3 होते हैं इस तरह से, और इन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो इसी की वजह से बच्चों सिर्फ और सिर्फ 6 आपके ग्रुप्स इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। यही रीज़न है कि क्या होता है कि पी ब्लॉक के अंदर ये एबिलिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है आउटर मोस्ट शेल में। सो दैट इज़ द रीज़न ओनली वी हैव 6 ग्रुप्स इन दी पी ब्लॉक। अब अगला सवाल आपसे ये है मेरा कि आप अगर ये जानते हो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी ऑर्बिट का, ध्यान सुनना व्हाट आई एम सेइंग, इसी ऑर्बिट का जो s ऑर्बिटल होगा, जो s ऑर्बिटल होगा पहले तो उसने उसको फिल किया होगा तभी तो पी पर आया होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। सो आप कहोगे कि सर जो भी ऑर्बिट है वो n और s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, सो s2 फिर से n, मतलब इसी ऑर्बिट का p ऑर्बिटल, और p के अंदर अब भाई डिपेंड करता है कि हम किस
ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर हम 13 ग्रुप की बात करें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, 14 की बात कर रहे हैं तो 2 होंगे, 15 की बात करेंगे तो 3 होंगे, 16 की बात करेंगे तो 4 होंगे, 17 की करेंगे तो 5 होंगे, 18 की करेंगे तो 6 होंगे। सो अगर मैं लिखूँ एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होगा NS2 NP 1 से लेके 6 तक। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द एलिमेंट्स दैट लाई इन द पी ब्लॉक। और अगली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि पहले ये बताओ कि हम कितने ग्रुप्स पढ़ लिए हैं हमने पी ब्लॉक के क्लास 11th में। तो आपका जवाब होगा सर 2 ब्लॉक्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? सर 2 ग्रुप्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं? 13th और 14th ग्रुप हम पढ़ के आए हैं। 13th किसका होता है बच्चों? बोरोन फैमिली होती है, और 14th कार्बन फैमिली होती है। सो हमने बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली दोनों फैमिलीज़ पढ़ ली हैं। इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से ग्रुप्स? 15th, 16th, 17 और 18, यानी कि जो मेरा पूरा चैप्टर होगा इसके अंदर हम इन 4 ग्रुप्स की एक एलैबोरेटिव स्टडी करने वाले हैं। अब क्योंकि आपका सिलेबस कम हो गया है तो आपके लिए इन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर भी बहुत ही कम मैटर बचा है पढ़ने के लिए। ओके, बट स्टिल फॉर जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल ट्राई टू explain all the important things whether they are in the syllabus or they are not in the syllabus, but remember only important things। और बच्चों एक बात को और ध्यान रखना कि जो ये n होते हैं ना, n, ये आपको नंबर ऑफ पीरियड कि भाई किस पीरियड के अंदर ये एलिमेंट है वो ही बताते हैं। ठीक है, मतलब अगर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2ST 2P126, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो भी एलिमेंट है जिसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया है वो सेकेंड पीरियड में लाई कर रहा है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप पहले क्लास 11th में पढ़ चुके हो। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इट वंस अगेन टू यू। सो बस अभी आप इतनी बातें अपने माइंड में रखो, ये पुरानी बातें थी सारी। ओके, दीज ऑल मस्ट बी देयर इन योर माइंड। और उसके फिर हम शुरू करते हैं अपनी स्टडी ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों कि पी ब्लॉक के अंदर एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड हमने देखा था क्लास 11th में कि पी ब्लॉक में एक स्पेशल चीज़ देखने को मिली है कि पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स हैं। बाय मिक्सचर व्हाट आई मीन इज़ कि आप ये नहीं कह सकते कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स का एलिमेंट है, सॉरी, पी ब्लॉक एक मेटल्स का ब्लॉक है, पी ब्लॉक एक नॉन मेटल्स का ब्लॉक है, या फिर पी ब्लॉक एक मेटलॉइड्स का ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सभी देखने को मिल जाते हैं। सो इसी की वजह से जो इसकी स्टडी है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। डिफ़िकल्ट का मतलब है कि ज़्यादा एलैबोरेटिवली हमें इसको पढ़ना पड़ता है, मतलब हर एक चीज़ को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर सारे के सारे एक जैसी चीज़ें होती तो हम किसी एक को पढ़ते और बाकी सबको से रिलेट कर लेते। अब बट क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है कि कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, फिर कुछ मेटल्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क आता है। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं, अपना पहला ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 15। और यहाँ पर देखना कि कितना वेरिएशन है इन दी एलिमेंट्स, कि कुछ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एज नॉन मेटल्स, कुछ मेटलॉइड्स और कुछ प्योर मेटल्स। तो ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ग्रुप 15 के अंदर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कितने इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो ये सवाल आपकी क्लास 12th के लिए नहीं है, बट एक जनरल नॉलेज के सवाल है कि आपसे कोई पूछे भाई इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है क्या वो ग्रुप कौन सा है। देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 18 में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हाइड्रोजन और इधर हीलियम, ये एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है आउट ऑफ दो 7 पीरियड्स। ओके, और ध्यान रखना कि जो लास्ट आपका पीरियड है 7th पीरियड, उसके जो एलिमेंट्स हैं दे आर मोस्टली रेडियो एक्टिव, और उनके बारे में हमने स्टडी बहुत कम करी है। सो उनको हम यहाँ पर काउंट नहीं करते। ऑन क्लास 12th लेवल जो आपके 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनको हम नहीं पढ़ते, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हमें बहुत ही कम नॉलेज है। देखो हम पढ़ाई किसकी करते हैं? जिसके बारे में हमें कुछ नॉलेज हो, जिसके बारे में हमें कुछ पता हो। आप ध्यान से देखना, हम ग्रुप 15 के अंदर बेसिकली पिछले साल तक 2 एलिमेंट्स को ही मेजरली पढ़ते थे, सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को ही पढ़ते थे। बाकी जो 3 और एलिमेंट्स हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, उनकी स्टडी हम कम करते थे, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा कम नोन है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, सो जिसके बारे में ज़्यादा पता होता है हम उसी की पढ़ाई करते हैं। सो ग्रुप 15 के अंदर बेसिकली 5 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तो ऊपर का एलिमेंट कम है और एक हमने 7th पीरियड का
एलिमेंट हमने लिया नहीं। सो ग्रुप 15 के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से वो होंगे बच्चों? पहला नाइट्रोजन होगा, फिर अगला फॉस्फोरस होगा, एंड आफ्टर लेट मी राइट देम वर्टिकली कि नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर लिखते हैं फॉस्फोरस, एंड आफ्टर फॉस्फोरस वी हैव आर्सेनिक, देन इज एंटीमनी, एंड द लास्ट एलिमेंट इज बिस्मथ। तो ये बेसिकली वो 5 एलिमेंट्स हैं, और ये जो ग्रुप 15 है ये एक ट्रेंड फॉलो करता है कि जैसे जैसे हम इस ग्रुप के नीचे ट्रेवल करेंगे, सो जो एलिमेंट्स का बिहेवियर है दैट विल चेंज फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक। यानी कि जो ऊपर के 2 एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली नॉन मेटल्स हैं, दे आर नॉन मेटल्स, यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। फिर नीचे के 2 एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं कि इनके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, सो दे आर मेटलॉइड्स। और लास्ट में जो बचता है ये बिस्मथ, इट इज़ अ प्योर मेटल। ठीक है, सो आपने ध्यान से देखा कि इसी एक ग्रुप नंबर 15 में आपको तीनों तरह के एलिमेंट्स मिल गए, नॉन मेटल्स भी, मेटलॉइड्स भी और मेटल भी। ठीक है, तो अब बात करें इनके अकरेंस की, तो बेसिकली जो बच्चों ये नीचे के 3 एलिमेंट्स हैं ये आपको मिलते हैं एज सल्फाइड मिनरल्स, ये आपको मिलते हैं सल्फाइड मिनरल्स, दैट्स इट। आपसे पूछे कि भाई ये आपको नेचुरली कैसे मिलते हैं, ओके, नेचुरली हाउ डू दे अकर, सो आप कहोगे दे अकर है सल्फाइड मिनरल्स। अब हम बात करें बच्चों नाइट्रोजन की, तो आप अच्छे जानते हो कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% गैसेस में से 78% नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल होती है। और उसके साथ ही सिर्फ गैसेस में आपको ये नहीं मिलता, बल्कि जो अर्थ का क्रस्ट है वहाँ पर भी आपको ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में मिल जाता है। ओके, यू कैन फाइंड इट एट एज नाइट्रेट्स, बेसिकली सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में आपको ये नाइट्रोजन मिल जाता है। सो नाइट्रोजन के लिए मैं स्पेशली लिख देता हूँ नीचे, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन देखो वो तो आपको याद रहेगा 78% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर, 38% इन एटमॉस्फेयर। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी, कि ये हमारे अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। इन अर्थ्स क्रस्ट बेसिकली इन 2 फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म है बच्चों? पोटेशियम सोडियम नाइट्रेट है पहली फॉर्म, और अगली फॉर्म है बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को हम चाइल्ड सॉल्ट पे पेट्री भी बोलते हैं, चाइल्ड सॉल्ट पेट्री, और पोटेशियम नाइट्रेट को हम इंडियन सॉल्ट पेट्री भी बोलते हैं। सो ये इनके कॉमन नेम से कभी कभी आता है राइट दी फॉर्मूला ऑफ, तो आपको लिखना होगा सोडियम नाइट्रेट, इंडियन में पोटेशियम नाइट्रेट। अगर याद रखना है कि कौन सा इंडियन है और कौन सा चाइल्ड वाला है, सो द बेसिक आइडिया इज़ कि आप किसी एक को याद रखो और अगला वाला आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो इसको याद रखो आप इंडियन वाले को कि भाई आई, फिर होता है जे, और फिर होता है बच्चों के, तो आई जे के, यानी कि आई के लिए क्या होगा? के होगा, के मतलब होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका इसका इंडियन होगा। ओके, और जो बचा हुआ है सोडियम दैट विल बी ऑफ द लेटर वन। सो आई होप कि आपको ये आइडिया समझ में आ गया कि आपको अगर याद रखना है थोड़े लंबे समय के लिए तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। सो ये तो बच्चों नेचुरल अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब चलते हैं हम ऑन द अकरेंस ऑफ फॉस्फोरस, क्योंकि यही 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेजरली हम स्टडी करेंगे, और आपके सिलेबस में से फॉस्फोरस को हटा दिया गया है इस साल के लिए। सो फॉस्फोरस को हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, बट नाइट्रोजन के को और इसके कंपाउंड्स को और डीपली हम आगे पढ़ेंगे, फॉस्फोरस को नहीं पढ़ेंगे इस साल। सो फॉस्फोरस तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेन कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी का हो या फिर एनिमल बॉडी का हो, बिकॉज फॉस्फोरस इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ लिविंग बींग्स। सो सिर्फ बोन्स लिख लो यहाँ पर, और बोन्स के अलावा ये लिविंग सेल्स के अंदर भी मिलता है आपको क्या? फॉस्फोरस। सो दिस इज़ द नेचुरल अकरेंस अपार्ट फ्रॉम
दिस बोन्स एंड लिविंग सेल्स, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। इसको आप प्रोटीन्स की फॉर्म में भी देख पाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू फॉर्म्स, ये एक फॉर्म में और मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल इन पोटेशियम रॉक्स। ठीक है, सो एज मिनरल्स इन पोटेशियम रॉक्स, दैट्स इट। ये इसका नेचुरल अकरेंस है। पोटेशियम नहीं बच्चों, फॉस्फेट रॉक्स, स्पेलिंग गलत हो गई थी, फॉस्फेट रॉक्स एज मिनरल्स इन फॉस्फेट रॉक्स, नाउ इट्स राइट। तो ये तो होगी बच्चों इनकी नेचुरल अकरेंस। अब चलते हैं कि इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी हर एक एलिमेंट की, उसके बाद एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में क्या वेरिएशन होता है, कहाँ साइज़ बढ़ता है कहाँ घटता है, वो तो बहुत ही सिंपल है। और बस आपने एटॉमिक साइज़ को समझना है। जो बाकी बची हुई दो प्रॉपर्टीज़ होती है बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी, मतलब समझ में आ जाएंगी। बस आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है एटॉमिक रेडियाई को, और बाद में उसी से बाकी के कॉन्सेप्ट्स को भी रिलेट कर लेना है। तो पहले मैं बात करूँगा अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं फिर से वहीं रहता हूँ अपने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स पर, और हम देखते हैं हर एक एलिमेंट की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। पहले मैं बात करते हैं बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। अब मैंने आपसे कहा था कि बच्चों इस ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो तो ये हो गई, बट मैं अगर आपसे पूछूं कि ग्रुप 15 की, पी ब्लॉक के ग्रुप 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, सो आप कहोगे सर इसके अंदर 15 है कि दो एलिमेंट्स आगे होंगे एस वाले में, और जो बच्चे हुए 3 एलिमेंट्स होंगे वो पी में आए होंगे। ओके, देखो जब 13 में 13th वाले ग्रुप के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आता है पी में, 14 वाले के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पी में, तो 15 वाले के लिए कितने आएंगे, 3 आएंगे। सो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की वो क्या होगी, वो होगी NS2NP3। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई जो N होता है इट डिनोट्स द पीरियड इन विच योर एलिमेंट्स आर लाइंग, कि ये एक जनरल फॉर्म है सारे एलिमेंट्स के लिए, जहाँ पर N क्या है, N इज़ द पीरियड इन विच दिस एलिमेंट लाई। अब हमें अच्छे से मालूम है कि भाई ये होता है सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन, फिर ये 3rd में होगा, ये 4th में होगा, ये 5th में होगा और ये 6th में होगा, सबको मालूम है। तो आपसे कोई कहे कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, तो आप क्या करोगे, फॉस्फोरस आता है कौन से पीरियड में, 3rd पीरियड में, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, वैलेंस शेल की, वो होगी बच्चों 3s2 3p3, दैट्स इट। ये इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी अबाउट मतलब फॉस्फोरस की। मैं आपसे पूछूं फॉर नाइट्रोजन, तो आप कहोगे सर इसकी होगी 2s2 2p3, ऐसे ही आप बाकी सबकी भी लिख सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट बिस्मथ, तो आप कहोगे सर 6s2 6p3। इस तरह से आपने बच्चों लिखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। मतलब जर्नल याद करो, ट्रेंड तो आप याद कर ही लोगे। ये देखो ये जो नाम है तो बहुत ही सिंपल है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, याद हो गए, ठीक है। सो अगर आपको ये ट्रेंड तो याद हो गई, आपसे कोई कहे भाई राइट दी वैलेंस लाइट दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ आर्सेनिक, तो आप सीरीज ध्यान करोगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक आया 3rd पर, तो 3rd का मतलब क्या है कि ये 4th पीरियड में लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर का पीरियड कम होता है, पहला पीरियड तो इसमें होता ही नहीं 15 वाले ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप एक आगे बढ़ा दोगे और यहाँ पर 4 लिख दोगे फॉर आर्सेनिक। सो आई होप दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। हम पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक रेडियाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपने समझना है। और जो आगे के आने वाले 2 टॉपिक्स होंगे इसके बाद, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही समझ जाओगे। तो एटॉमिक रेडियाई, सो बच्चों एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई किसी भी एटम जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका रेडियस होता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और ये उसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, तो जितनी दूरी यहाँ पर होगी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल और न्यूक्लियस में, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हमें अच्छे से मालूम है कि जैसे जैसे हम एक ग्रुप के नीचे जाते रहते हैं वैसे ही वैसे एक नया ऑर्बिट, एक नया शेल ऐड होता रहता है इस एटम, मतलब सेम एटम के लिए।
सेम एटम नहीं, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन है तो इसके पास कितने ऑर्बिट्स होंगे? तो नाइट्रोजन का तो बेसिक करीब 2 शेल्स होंगे। अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का तो एक शेल ये हुआ और एक शेल ये हो गया। ये किसका हो गया? नाइट्रोजन का। मैं आपसे पूछूं फॉस्फोरस का, तो आप क्या करोगे? एक शेल और बढ़ा दोगे। तो आपने देखा रेडियस बढ़ गया। जैसे ही मैं एक पीरियड नीचे गया उस ग्रुप में, मैं आपसे कहूँ भाई आर्सेनिक का, तो आप एक और जोड़ दोगे तो और बड़ा हो जाएगा रेडियस। मैं आपसे पूछूँ अबाउट एंटीमनी, तो आप क्या करोगे? एक और जोड़ दोगे तो और बड़ा हो जाएगा। आपसे पूछूँ बिस्मथ, तो आप एक और जोड़ दोगे तो और बड़ा हो जाएगा। सो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं ग्रुप के नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। सो आप लिख दो इसके नीचे दैट इट इंक्रीजेज while गोइंग डाउन द ग्रुप। अब इसमें से सवाल कैसा आता है ये देख लो बस आप, कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनर देता है इसको। सो बच्चों क्वेश्चन ये होता है कि वाई इज़ देयर अ स्मॉल इंक्रीज इन रेडियाई ऑन मूविंग फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। कि जब हम ट्रेवल करते हैं फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ डाउन अ ग्रुप, तो वहाँ पर भाई रेडियस बढ़ तो रहा है बट इतना कम क्यों बढ़ रहा है? सवाल ये होता है क्योंकि जब हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ आते हैं तो आप देख रहे हैं टेबल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, वहाँ पर देखना साइज़ अच्छा लेवल से बढ़ता है बट यहाँ पर बहुत ही कम बढ़ता है। अब यहाँ पर कम बढ़ने का रीज़न है द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। क्या रीज़न है? आप दोगे भाई आंसर, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ये आपको बच्चों वहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, सो ये सवाल फेमस है तो इसको याद करना आपने है। तो बस एटॉमिक रेडियाई में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी है विद द न्यूक्लियस दैट इज़ इंक्रीजिंग। बस इसको आप माइंड में रखो। अब आगे आने वाले 2 कॉन्सेप्ट आप बहुत ही ईजिली समझ जाओगे, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो पहले मैं बात करता हूँ बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रिकॉल करो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब जैसा कि आपको एंथैल्पी से दिख रहा होगा कि भाई एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। सो ये एनर्जी है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब चाहो तो लिख लेना अगर भूल गए होगे क्लास 11 में से हो, कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। कि अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास आउटर मोस्ट शेल है, तो यहाँ पर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, उसको इस एटम में से हटाने के लिए, उसको आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ठीक है, फिर अब हम इसको रिलेट करते हैं फ्रॉम विद आयनिक रेडियाई। अब एंथैल्पी मतलब हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन को बांध किसने रखा है? इलेक्ट्रॉन को बांध रखा है इस हमारे न्यूक्लियस ने, यही तो है जिसने उसको पकड़ रखा है वहाँ पर। अगर ये ना होगा तो वो चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो न्यूक्लियस के, तो भाई ये उसे छोड़ नहीं देगा क्योंकि पास में है, तो जो अट्रैक्टिव इफेक्ट है बहुत ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन। बट जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा, सो जो इस इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी थी, जो इस न्यूक्लियस की एबिलिटी थी इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की, वो कम होती जाएगी और हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से। तो अगर इलेक्ट्रॉन पास में रखा है न्यूक्लियस के, तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि वहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी। दिस वैल्यू विल बी मोर फॉर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नियरर टू द न्यूक्लियस एंड इज़ लेस फॉर दोज विच आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमें अच्छे से मालूम है कि भाई पास में कौन होगा? जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन पास में होगा न्यूक्लियस के, जिसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन दूर होगा इस न्यूक्लियस से। बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पता है भाई नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बहुत पास में है न्यूक्लियस की, तो वह बहुत ही मुश्किल से हम हटा पाएंगे, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एज़ कम्पेयर टू बिस्मथ। भाई बिस्मथ का तो यहाँ रखा है, इतना दूर रखा है, तो इसको तो हम इससे भाई धोखा दे के ले ही सकते हैं, दूर ले जा सकते हैं बहुत ही कम एनर्जी देकर। सो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप। आई होप दैट इज़ क्लियर।
सो इट डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, दैट्स इट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है भाई ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ताकि भूलो ना आप इस चीज़ को, इसलिए लिखवा देते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप। तो ये तो बात होगी बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की। मैं आपसे कहूँ कि मेरे अब पहला इलेक्ट्रॉन तो मैंने रिमूव कर दिया, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किसी और ने ऑक्यूपाई कर ली होगी, यानी कि अब कोई और ऐसा इलेक्ट्रॉन हो गया होगा जो कि लूजली बाउंड है। तो उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी भाई? जितनी भी लगेगी, लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि जो भी एनर्जी लगेगी वो पहले वाले से ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो मेरा जो पॉजिटिव चार्ज था उस एटम के ऊपर वो ज़्यादा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज। यानी कि अब ये क्या कर रहा है, टाइटली पकड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इसको पता चल गया है कि कोई मेरे इलेक्ट्रॉन्स को छीन रहा है। सो क्या होगा कि आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बच्चों सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सो पहले वाले की कम होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, और सेकेंड की कम होगी एज़ कम्पेयर टू थर्ड। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब एक सवाल जो इसमें से बहुत कॉमन है, ठीक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट दूसरा वाला आता है जो कि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। वो ये आता है बच्चों कि आपसे एग्जामिनर पूछता है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सो बच्चों सवाल ये होता है कि भाई वाई इज़ दी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स ग्रेटर, मच ग्रेटर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मच ग्रेटर। जो थोड़ी बहुत हो ठीक है, बट इन सारी क्यों बढ़ गई अचानक से कि हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14। ध्यान रखना, इस बार बात चल रही है अलॉन्ग द पीरियड, ना कि अलॉन्ग द ग्रुप। ये बात ही अलॉन्ग द ग्रुप वाली, तो आप इस वाले को नहीं लिखाओगे यहाँ पर, नहीं। अब हम बात कर रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड कि ये ग्रुप 14 है और ये ग्रुप 15 है। तो भाई इतना कम जाने पर भी इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने पढ़ा था कि भाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, कि अगर आपके पास एक आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है या फिर पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है तो वो जो दोनों ज़्यादा स्टेबल हैं। सो आप ध्यान से देखो तो जो एक ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं इनमें जो आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, उसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। सो इट इज़ अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विच इज़ स्टेबल, ओके। और जो कि आप देखो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के पी वाले ऑर्बिटल को, तो वहाँ पर ये हाफ फिल्ड नहीं है, ये पार्शियली हाफ फिल्ड है, मतलब सिर्फ 2 ही बार भरा हुआ है, अभी एक खाली है। सो ये ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज वी हैड स्टडीड दैट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो अगर ये स्टेबल ज़्यादा होगा तो भाई हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हमारा जवाब हो गया भाई मच ग्रेटर के लिए, ठीक है। बट हमें ये तो मालूम ही था कि भाई होती तो ग्रुप 15 की ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14, ठीक है। अगर हम जनरल बात करूँ तब भी जनरल के लिए भी भाई ग्रुप 15 की ज़्यादा ही होनी थी, बट मच ग्रेटर तो नहीं होती, बट ग्रेट तो हो ही जाती, मतलब बड़ी तो हो ही जाती। क्यों होती? क्योंकि भाई साइज़ कम होता है, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ कम होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए। बी एड स्टडीइंग क्लास 11। तो 2 रीज़न इसके पीछे हैं। पहला रीज़न ये है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मच ग्रेटर इंक्रीज इन दी एंथैल्पी, और दूसरा एक सिंपल और जनरल एग्जाम्पल है, रीज़न है दैट इज़ कि साइज़ ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का। सो ये बात होगी बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी की। हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये टर्म हमने कई बार पढ़ा था क्लास 11th में, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको रिकॉल करो आप। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेट मी टेल यू, ये एनर्जी नहीं होती है, ये टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? इट इज़ ए टेंडेंसी, लिख लो आगे लिखना हो तो आपको रिवाइज करने के लिए, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसी एलिमेंट की तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज़्यादा है, ओके। इट हैज़ ग्रेटर कैपेबिलिटी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसके अंदर टेंडेंसी कम है टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो भैया इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है ये बताओ मेरे को। इलेक्ट्रॉन वही बंदा गेन करेगा जिसका जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल के बहुत ही पास है।
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा तो आउटर मोस्ट शेल में ही ना, पहले तो बाहर ही आएगा, ये थोड़ा अंदर पहुंच जाएगा। सो साइट कौन सी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने आना है? साइट है भाई आउटर मोस्ट शेल। तो अगर मेरा आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के पास में है तो भाई अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मेरे एलिमेंट की। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एकदम ही खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को और टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसकी टू गेन इलेक्ट्रॉन। वेयर है अगर मेरे पास न्यूक्लियस ये है और आउटर मोस्ट शेल ये है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इतनी दूर होगा, तो ये उसको अट्रैक्ट मुश्किल से ही कर पाएगा। यहाँ पर टेंडेंसी कम होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर एक बात सीखी कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी कम हो रही है। तो क्या ट्रेंड हुआ, जनरल ट्रेंड क्या हुआ? दैट इट डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एज आई मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, सो इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देखो व्हाट आई वांट मेन फ्रॉम यू इज कि आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखो, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें याद है तो आप एग्जाम में ऑब्वियस ही बात है ये लिखाओगे, आपसे पूछेगा भाई व्हाट इज़ दी जनरल ट्रेंड फॉलोड बाय द एलिमेंट्स ऑफ एनी पीरियोडिक एनी ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, तो आपको मालूम होगा भाई इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है एज आई मूव डाउन द ग्रुप। और इसको आप कभी भी आगे फ्यूचर में भी रिकॉल कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही कम इंपॉर्टेंस रखती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, बट आपको मालूम होनी चाहिए तो जीके के लिए कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला क्या आता है कि उसका स्टेट क्या है, मतलब एलिमेंट। तो हमें अच्छे से मालूम है भाई जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली ये गैस है। डाई नाइट्रोजन इज़ अ गैस वेयर एज ऑल दी अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, वेयर एज ऑल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, याद रखने में इसको, आर सॉलिड्स। और ये आपको मालूम ही है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि भाई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है, फिर आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं और बिस्मथ आपका मेटल है। और अगला इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शोज एलोट्रोपी। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स शोज एलोट्रोपी। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि भाई सारे के सारे एलिमेंट्स ये पॉलीएटॉमिक होते हैं, वो तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। बट एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों बीपी और एमपी का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। सो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि वो ट्रेंड जो भी होता है आपने उसको याद कर लेना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोनों का ट्रेंड क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट का फॉर दी एलिमेंट्स। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है फॉर दी एलिमेंट्स, दैट बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब जैसे जैसे मैं ग्रुप के नीचे जाता जाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ता जाएगा। सो इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या है बच्चों, ये भी बढ़ता ही है एज आई मूव डाउन द ग्रुप, बट ये बढ़ता है एक एलिमेंट तक है जिसका नाम है बच्चों आर्सेनिक तक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा अप टू आर्सेनिक और उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा अप टू बिस्मथ। सो इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ। बिस्मथ, वो बच्चों ने बी आई लिखा है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ बिस्मथ। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज हमने पढ़ी है बहुत ही बेसिक बातें और इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। बिकॉज अगर मैं शुरू करता हूँ अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत टाइम ले लेगा, एंड जो आपका सीक्वेंस है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वो सबको साथ में ही पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर पढ़ेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। ओके, दैट इज स्टडी ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। बट आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, स्पेशली ये बेसिक बातें। बट ध्यान रखना
कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपके केमिस्ट्री की बुक के अंदर देयर इज़ अ टेबल, पहला ही टेबल है आपके चैप्टर का वो, ओके, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स गिवन है और उनके बारे में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है कि भाई एटॉमिक मास, ओके, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके एटॉमिक रेडियाई, उन सबको ध्यान से देखना क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो, बिकॉज दैट इज़ इंटरेस्टिंग और वो शायद आपकी मदद भी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझने में। ओके, सो टेबल नंबर पहला है तो शायद नंबर उसका 7.1 ही होगा। सो टेबल 7.1 आपकी बुक के अंदर होगा, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि क्या वो टेबल बताना चाह रहा है। उसमें आपको एक स्पेशल ट्रेंड देखने को मिलेगा इन आयनिक रेडियाई, ठीक है, जब आप एंटीमनी से बिस्मथ पर जाओगे इन केस ऑफ आयनिक रेडियाई, ओके, तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई है। मैं उसको बताऊँगा नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाओ उस टेबल पर, खुद बात को ऑब्जर्व करो कि क्या एक अजीब सी बात हुई है इन केस ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है, उसको ध्यान से देखना, समझना, इट्स इंटरेस्टिंग। और फिर हम कल पढ़ेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो फॉर टुडेज़ वीडियो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।